मनोज और बबली दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। ना उन्होंने कोई चोरी की, ना किसी का खून। फिर भी उन्हें एक हॉरिफाइंग चीज़ फेस करनी पड़ी जो कि इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि वो था जिसका नाम सुनकर तुम कभी शक नहीं कर पाओगे। कैसे खाप पंचायत के एक डिसीज़न ने इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2007 का हरियाणा आज के हरियाणा से काफ़ी अलग। गांव में मॉडर्न लॉ से पहले लोगों के लिए एक और सिस्टम काफ़ी पॉपुलर था, खाप पंचायत। ऑफिशियली खाप पंचायत किसी कोर्ट का हिस्सा नहीं था, ना ही उसके पास लीगल पावर्स थी, लेकिन गांव के अंदर उसकी बात कानून से कम नहीं मानी जाती थी। लोग पुलिस से पहले पंचायत के पास जाते थे। शादी, ज़मीन, फैमिली डिस्प्यूट्स सब कुछ वही डिसाइड होता था। और अगर किसी ने पंचायत के डिसीजंस को चैलेंज कर दिया तो उसका सोशल बॉयकॉट हो सकता था। उसके परिवार को अलग कर दिया जाता था। कोई बात नहीं करता, कोई काम नहीं देता। कभी कभी तो पूरा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो जाता था। इसी सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल था, सेम गोत्र मैरिज। बहुत सी खाप पंचायत का मानना था कि सेम गोत्र के लड़का और लड़की एक ही वंश के होते हैं, इसलिए उनकी शादी भाई बहन के रिश्ते जैसी मानी जाती थी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से सेम गोत्र मैरिज खुद में इलीगल नहीं है। अगर दोनों एडल्ट्स है और कानूनी कंडीशंस पूरी होती है तो वो लीगली शादी कर सकते हैं। यही कन्फ्लिक्ट था, एक तरफ इंडियन लॉ और दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही परंपरा। और इसी कन्फ्लिक्ट के बीच दो यंग लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठे। उनके नाम थे मनोज और बबली। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका प्यार सिर्फ दो फैमिलीज़ को नहीं बल्कि पूरी सोशल सिस्टम को चैलेंज करने वाला था। और जब कोई सिस्टम चैलेंज होता है तो कई बार उसकी रिएक्शन सिर्फ गुस्से तक सीमित नहीं रहती, कभी कभी वो रिएक्शन खून तक पहुंच जाती है। ये कहानी भी धीरे धीरे उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। करोरा हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट का एक आम सा गाँव। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम शुरू हो जाता था। इसी गांव में रहते थे मनोज बनवाला, 23 साल का एक सीधा साधा यंग लड़का। उसके सपने किसी फिल्म हीरो जैसे नहीं थे, ना ही वो कोई अमीर बिजनेसमैन बनना चाहता था। वो बस एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहता था, एक घर, एक फैमिली और एक ऐसी लाइफ जहां उसे हर दिन किसी से लड़ना ना पड़े। दूसरी तरफ थी बबली, सिर्फ 19 साल की, एक ऐसी लड़की जो अपने फ्यूचर के बारे में सपने देखती थी, लेकिन उस फ्यूचर का फैसला वो खुद नहीं बल्कि सोसाइटी करती थी। दोनों एक ही कम्युनिटी से थे और सबसे बड़ी बात, दोनों का गोत्र भी सेम बनवाला था। यानी खाप पंचायत के अकॉर्डिंग वो दोनों शादी नहीं कर सकते, वो दोनों भाई बहन हैं। उस वक्त शायद मनोज और बबली ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन हरियाणा के बहुत गांवों में इस सिर्फ एक डिटेल नहीं थी, ये एक ऐसा लेवल था जो किसी भी रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। समय के साथ मनोज और बबली एक दूसरे को पसंद करने लगे। हर मुलाकात के साथ दोनों के बीच विश्वास बढ़ता गया। वो जानते थे कि उनके रिश्ते को ना ही उनके फैमिली और ना ही सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। फिर भी उन्होंने अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कभी कभी इंसान दिमाग से नहीं दिल से डिसीजंस लेता है और दिल अक्सर सोसाइटी के रूल्स पढ़कर धड़कना नहीं सीखता। लेकिन जितना उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता गया उतनी ही तेज़ी से अफवाहें भी फैलने लगी। गांव में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, क्या तुमने सुना, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, सेम गोत्र है, ये ठीक नहीं है। शुरू में ये सिर्फ फुसाफुसी थी, फिर ये डिस्कशन बना और धीरे धीरे प्रेशर बन गया। मनोज और बबली एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात दोनों के फैमिलीज तक पहुंच गई। दोनों को सवाल पूछे जाने लगे घर में। उन्हें समझाया गया, मना किया गया कि वो दोनों शादी नहीं कर सकते, दोनों सेम गोत्र से है। दोनों के फैमिली ने रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए दोनों पर प्रेशर बनाया। साइकोलॉजिकली ये दोनों के लिए
बहुत मुश्किल वक्त था। एक तरफ वो फ्यूचर देख रहे थे जो वो साथ बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ एक पूरा सोशल सिस्टम उन्हें बार बार एहसास करा रहा था कि शायद उनका प्यार कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों सेम गोत्र के हैं। यहीं से डर शुरू हुआ। हर फ़ोन कॉल, हर बार जब वो दोनों बाहर निकलते थे, हर किसी की नज़र उन्हें अनकंफर्टेबल करने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ फैमिली की नाराज़गी नहीं रही, अब बात उन लोगों तक पहुंच चुकी थी जो अपने फैसलों को पूरे गांव का फैसला मानते थे। लेकिन इस सब के बीच एक और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या वो दोनों अलग हो जाए और ज़िंदगी भर ये सोचते रहे कि अगर हिम्मत की होती तो शायद साथ होते, या फिर एक ऐसा डिसीजन ले जिसके बाद वापस मुड़ने का कोई रास्ता ना बचे, जिसकी वजह से सोसाइटी में उन्हें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, पर वो दोनों एक साथ रहेंगे। आखिरकार दोनों ने एक फ़ैसला लिया जो उनकी नज़र में उनके प्यार को एक पहचान देने वाला था, लेकिन वही फ़ैसला कुछ लोगों की नज़र में जुर्म बन गया। मई 2007 मनोज और बबली ने घरवालों की मर्जी के बिना चंडीगढ़ में एक मंदिर में शादी कर ली। उनके लिए ये नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। दोनों खुश थे, दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि अब वो दोनों साथ हैं और एक फैमिली बनाएंगे। पर एक प्रॉब्लम थी, गांव के कुछ लोगों के लिए ये एक चैलेंज था। इसी शादी के बाद मनोज और बबली को एक हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंस फेस करनी पड़ेगी। पर जिन्होंने ये सब किया उन लोगों के बारे में जानकर तुम ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। मनोज और बबली की शादी की खबर गांव में आग की तरफ फैल गई। हर घर में, हर चाय की टपरी पर बस एक ही बात हो रही थी, क्या सच में दोनों ने शादी कर ली? क्या उन्हें पता नहीं था कि दोनों सेम गोत्र के हैं? किसने इतनी हिम्मत दी सालों से चले आए परंपरा को तोड़ने की? जितनी तेज़ी से ये सवाल फैल रहे थे, उतनी तेज़ी से गुस्सा भी बढ़ रहा था। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, और कुछ लोगों का मानना था कि अगर इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया गया तो कल से और भी यंग कपल्स अपनी मर्जी से शादी करने लगेंगे। इसी टेंशन के बीच बनवाला खाप पंचायत की मीटिंग बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग और पंचायत के मेंबर्स इकट्ठा हुए। ये कोई कोर्टरूम नहीं था, ना ही यहाँ जज बैठा था, लेकिन जो फैसला यहाँ होने वाला था उसका असर किसी कोर्ट के वर्डिक्ट से कम नहीं पड़ने वाला था। मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि सेम गोत्र में हुई शादी उनके रिवाजों के खिलाफ है। पंचायत ने इस मैरिज को अपनी परंपरा के हिसाब से अस्वीकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मनोज के परिवार के सोशल बॉयकॉट की भी बात सामने आई, और खाप पंचायत ने ये डिक्लेयर की कि अगर मनोज के फैमिली से कोई रिश्ता रखेगा, उनसे बातचीत करेगा या कोई लेन देन करेगा तो उन पर 25,000 रुपये की फ़ाइन लगाई जाएगी। यानी मनोज के फैमिली को सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। अब उन्हें सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सोशल फंक्शंस में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। सोसाइटी में रहते हुए भी सोसाइटी के लिए मनोज और उनके फैमिली इनविजिबल बन गए। सोचो, एक तरफ एक नया शादीशुदा कपल जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ की तरह जीना चाहते थे, और दूसरी तरफ पूरा सोशल इन्वायरमेंट उनके खिलाफ होता जा रहा था। यहाँ पर बबली के फैमिली भी इस शादी से बहुत नाराज़ थे। वो भी मानते थे कि सेम गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। वो लोग गुस्से में थे। साइकोलॉजिकली ये सिर्फ डर नहीं था, ये आइसोलेशन था। जब इंसान को लगने लगता है कि उसके आसपास खड़े लोग भी उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, तब हर दरवाजे की आवाज़, हर अनजान चेहरा और हर फ़ोन कॉल भी खतरा लगने लगती है। मनोज और बबली को भी कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने कानूनी मदद लेने का फैसला किया। ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे ये साफ था कि उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि बात सिर्फ नाराज़गी तक सीमित नहीं रही। वो कोर्ट गए और प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने उनकी बात सुनी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। कुछ समय के लिए उन्हें सिक्योरिटी मिली। शायद उस वक्त मनोज और बबली को लगा होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, कि अब कानून उनके साथ खड़ा है, कि अब वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर पाएंगे, दोनों एक साथ प्यार से रह पाएंगे। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक पल वही होता है जब इंसान को लगने लगता है कि अब वो सेफ है, क्योंकि खतरा हमेशा शोर मचा कर नहीं आता। कभी कभी
वो बिल्कुल खामोशी से सही वक्त का इंतज़ार करता है और जून 2007 वही वक्त लेकर आ रहा था। मनोज और बबली को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। जून 2007 पिछले कुछ हफ्तों से मनोज और बबली की ज़िंदगी किसी नॉर्मल मैरिड कपल जैसी बिल्कुल नहीं थी। ना कोई हनीमून, ना नए घर की प्लानिंग, ना फ्यूचर के सपने। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ के आसपास घूम रही थी, कैसे जिंदा रहा जाए। हर सुबह एक नए डर के साथ शुरू होती, हर रात इस उम्मीद के साथ खत्म होती कि शायद अगला दिन थोड़ा बेहतर होगा। उन्हें पता था कि कुछ लोग उनसे नाराज़ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है या नहीं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। जब आपको हर वक्त लगने लगता है कि कोई आपको देख रहा है, तो धीरे धीरे आप अपनी ही शैडो से डरने लगते हैं। शायद मनोज और बबली भी इसी एहसास के साथ जी रहे थे। उन्होंने कानून पर भरोसा किया था। उन्हें यकीन था कि अगर वो कानून के साथ है तो उन्हें इंसाफ भी मिलेगा और सुरक्षा भी। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी वो लंबे समय तक लगातार सुरक्षित नहीं रह पाए। और इसी बीच 15 जून 2007 की वो सुबह आ गई। एक आम दिन की तरह शुरू हुई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये दिन इंडियन हिस्ट्री के सबसे हार्ट ब्रेकिंग ऑनर किलिंग केसेस में से एक बन जाएगा। मनोज और बबली एक बस में सफ़र कर रहे थे। शायद उनके दिमाग में अगले कुछ दिनों की प्लानिंग चल रही होगी। शायद वो सोच रहे होंगे कि कब ये सब खत्म होगा। शायद वो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहते थे, जहाँ उन्हें बार बार ये एक्सप्लेन करना ना पड़े कि वो दोनों एक साथ क्यों हैं। बस अपने रूट पर आगे बढ़ रही थी। पैसेंजर्स अपनी अपनी बातों में बिजी थे। किसी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। उनका पीछा कुछ लोग कर रहे थे, एक स्कॉर्पियो एसयूवी में। फिर रायपुर जटन के पास रास्ते में बस को उन लोगों ने रोका। कुछ लोग ज़बरदस्ती सीधा बस के अंदर चढ़ गए। उनकी नज़र सिर्फ एक जगह थी, मनोज और बबली पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ज़बरदस्ती बस से उतारा गया। बस के दूसरे पैसेंजर्स ये सब देखते रह गए। किसी के लिए ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर मनोज और बबली को एक गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाया गया। और वो लोग थे बबली के भाई सुरेश, उसका मामा और कुछ और लोग। मतलब बबली के ही फैमिली ने उन्हें किडनैप किया। मतलब मनोज और बबली को अंदाज़ा था कि बबली की फैमिली उन पर बहुत गुस्सा है और कुछ गलत स्टेप उठा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी। जब उन दोनों को वो लोग किडनैप कर रहे थे तो एक लोकल रोड कॉन्ट्रैक्टर ने इस घटना को देखा। उसने उन लोगों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया और बाद में पुलिस को ये जानकारी दी। उस वक्त शायद उसे भी नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बाद में इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेगी। उस पल के बाद उन्हें यानी मनोज और बबली को जिंदा देखने वाला वो आखिरी पब्लिक मोमेंट था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या उन्हें बचाया जा सकता था? क्या सिस्टम उन तक वक्त पर पहुंच सकता था? या फिर एक शॉकिंग फैसला उनके किडनैप होने से पहले ही हो चुका था? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल था, क्या वो अब भी जिंदा है? और जब इस सवाल का जवाब मिला तो उसने मनोज के परिवार को अंदर से ब्रेक कर दिया, खासकर मनोज की माँ। 15 जून 2007 के बाद मनोज और बबली का कोई पता नहीं था। न किसी ने उन्हें कहीं देखा। सिर्फ एक चीज़ थी, खामोशी। और कई बार खामोशी किसी भी बुरी खबर से ज़्यादा डरा देती है। मनोज के घर में हर आवाज़ पर सबकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती। हर बार फ़ोन बजता तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। शायद ओहो, शायद किसी ने उन्हें देख लिया हो, शायद पुलिस के पास कोई अपडेट हो, शायद कहीं कोई बुरी खबर ना हो। लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। एक माँ के लिए इससे बड़ा टॉर्चर शायद ही कुछ हो सकता है। ना वो अपने बेटे को देख पा रही थी, ना ही ये जान पा रही थी कि वो जिंदा है या नहीं। साइकोलॉजिकली इंसान तब सबसे ज़्यादा टूट जाता है जब उसके पास सच नहीं होता, क्योंकि दिमाग हर सेकेंड नए नए पॉसिबिलिटीज़ बनाता रहता है। कहीं वो भाग गए होंगे, कहीं छुप कर रह रहे होंगे, या फिर ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है। यही सबसे पेनफुल बात होती है। मनोज के परिवार ने पुलिस कंप्लेन
पहचान करी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ शुरू की जिन पर शक था। बस से किडनैपिंग देखने वाले विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। मैंने पहले ही बताया था, एक रोड कॉन्ट्रैक्टर ने मनोज और बबली को किडनैप होते हुए देखा था और जिस गाड़ी में उन लोगों को लेकर गए उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर उसे पता था और यही इस केस में टर्निंग पॉइंट बना। उसने पुलिस को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी दी, लेकिन वक्त निकलता जा रहा था और जितना वक्त बीतता जा रहा था उतनी उम्मीद कम होती जा रही थी। फिर कुछ दिन बाद वो खबर आई जिसे सुनने के बाद सब कुछ बदल गया। अथॉरिटीज़ को एक कैनाल से 2 लाशें मिली। इन्वेस्टिगेशन और पहचान के बाद एक कंफर्म हुआ कि वो मनोज और बबली थे। उनकी मौत की खबर से मनोज की मां को जो एक उम्मीद थी कि उनका बेटा जिंदा मिल जाएगा, वो बुरी तरह टूट गई। 2 यंग लोग जिन्होंने कानूनी तरीके से शादी की थी, जो एक दूसरे को प्यार करते थे, अब जिंदा नहीं थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनकी हत्या की गई थी और उनके शव कैनाल में फेंक दिए गए थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड क्राइम लग रहा था और इसी वजह से इस केस को ऑनर किलिंग के रूप में देखा गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। अक्सर ऐसे केसेस में सबूत मिट जाते हैं, विटनेस डर जाते हैं और वक्त के साथ सच भी धुंधला पड़ जाता है। बहुत लोगों को लगा कि शायद इस केस का भी वही अंजाम होगा कि कुछ महीने शोर मचेगा और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन एक इंसान था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो थी उस दिन जिस दिन मनोज और बबली को उन लोगों ने किडनैप किया था। उस दिन बबली के भाई सुरेश, उसके मामा और कुछ लोग, उन सब ने मनोज और बबली को एक जगह पर लेकर गए और उन दोनों को बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद उन्होंने बबली को फोर्स किया पेस्टिसाइड पीने के लिए और पेस्टिसाइड पीने के बाद बबली की दर्दनाक मौत हो गई। मनोज को बहुत पीटा गया और फिर दम घोंटकर उसे मार डाला। इसी के साथ 2 लोग, मनोज और बबली की मौत हो गई, जो एक दूसरे को प्यार करते थे। वो दोनों सिर्फ साथ रहना चाहते थे, एक खुशहाल फैमिली बनाना चाहते थे। पर उन दोनों को किसने मारा? खुद बबली के भाई और मामा ने, यानी बबली की फैमिली ने। मनोज और बबली की मौत के बाद करोरा गांव में सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था। खेत वैसे ही थे, गलियां वैसे ही थी, लोग वैसे ही अपनी रोज़ की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक घर था जहां वक्त जैसे रुक सा गया था। मनोज का घर। मनोज के फैमिली ने अपना बेटा खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये था, कुछ लोग इस बारे में खुलकर बात करने से बच रहे थे और कुछ लोगों को डर था कि अगर वो बोलेंगे तो कहीं उसका नाम भी किसी कंट्रोवर्सी में ना आ जाए। इसी माहौल में एक औरत खड़ी हुई, मनोज की माँ चंद्रपति। एक माँ को याद रहता है बचपन में उसका बेटा कैसे हंसता था, कैसे पहली बार स्कूल गया था, कैसे छोटी छोटी बातों पर जिद करता था और फिर एक दिन वही बेटा सिर्फ इसलिए हमेशा के लिए चला जाता है क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। सोचो उस वक्त मनोज की माँ के दिमाग में कितने सवाल चल रहे होंगे। क्या अगर मनोज ने शादी ना की होती तो आज वो जिंदा होता? क्या पुलिस उनके बेटे को बचा सकते थे? क्या अगर किसी ने वक्त पर एक्शन लिया होता तो सब कुछ अलग होता? और यही सवाल सबसे पेनफुल होता है जब आप सोचते हो कि अगर ये ना हुआ होता तो अभी सब कुछ अच्छा होता। लेकिन इन सवालों के बीच उन्होंने एक डिसीजन लिया, वो चुप नहीं बैठेगी। कई लोगों ने सोचा होगा कि वक्त के साथ एक केस भी ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन मनोज की मां बार बार कोर्ट पहुंची और केस फाइल की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया और हर बार ये इंश्योर करने की कोशिश की कि एक केस सिर्फ एक फाइल बनकर ना रह जाए। उधर इन्वेस्टिगेटर्स भी एविडेंस को जोड़ने में लगे हुए थे। बस से किडनैपिंग देखने वाले विटनेस का स्टेटमेंट, व्हीकल की डिटेल्स और दूसरे अवेलेबल एविडेंस को केयरफुली एग्जामिन किया गया। पुलिस ने इस केस में कई लोगों को अरेस्ट भी किया। इन्वेस्टिगेशन का फोकस उन लोगों पर था जिन पर किडनैपिंग और मर्डर की साजिश में शामिल होने का शक था। जैसे जैसे चार्जशीट तैयार हुई वैसे वैसे ये साफ होने लगा कि ये इम्पल्सिव क्राइम नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इसके पीछे प्लानिंग थी, क्योंकि उन्होंने मनोज और बबली को ट्रैक किया, फिर प्लानिंग से मनोज और बबली को किडनैप किया और इसी वजह से केस और भी सीरियस हो गया। कोर्टरूम के अंदर हर बार सिर्फ लीगल आर्गुमेंट्स का मैटर नहीं थी,
ये दो अलग अलग सोच की टक्कर भी थी। एक तरफ वो लोग थे जो ट्रेडिशन को सबसे ऊपर रखते थे और दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। ये सिर्फ मनोज और बबली के लिए जस्टिस की लड़ाई नहीं रही, अब सवाल पूरे देश के लिए था। आखिर किसी की पर्सनल फ्रीडम की लिमिट कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट या सोसाइटी? इस केस को मीडिया ने भी क्लोजली फॉलो किया। हर नई हियरिंग के बाद न्यूज़ चैनल्स पर इसी की डिस्कशन होती। ऑनर किलिंग, खाप पंचायत, सेम गोत्र मैरिज। Punjab and Haryana High Court has commuted the death sentence of the 4 convicts to life imprisonment in the Manoj Babli murder case. ये वर्ड्स पहली बार नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी डिबेट का हिस्सा बन रहे थे। उस टाइम पे एक केस मीडिया में बहुत फेमस हो गया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन अभी आना बाकी था। एक ऐसा दिन जब जज अपना वर्डिक्ट सुनाने वाले थे। लगभग 3 साल बीत चुके थे। 3 साल कोर्ट की तारीखों के, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, विटनेस स्टेटमेंट्स के और एक माह के इंतज़ार के। हर हियरिंग के बाद एक ही सवाल घर लौट आता था, क्या इस बार इंसाफ मिलेगा? इस केस में सिर्फ 2 लोगों का मर्डर नहीं हुआ था, एक केस पूरे देश के लिए एक टेस्ट बन चुका था। अगर यहाँ जस्टिस नहीं मिलता तो शायद एक डेंजरस मैसेज जाता कि ऑनर के नाम पर की गई किलिंग्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कोर्ट के अंडर प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर अपना केस रखा। डिफेंस ने भी अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दिए। जज ने दोनों तरफ की बात सुनी और फिर 30 मार्च 2010 को वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार सिर्फ मनोज के परिवार नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा था, क्योंकि एक केस उस समय बहुत फेमस हो गया था। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, हर किसी की नज़र जज पर थी और फिर वर्डिक्ट सुनाया गया। कोर्ट ने किडनैपिंग और मर्डर के लिए जिम्मेदार पाए गए 5 अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस सुनाया। उस 5 लोगों में शामिल थे बबली के भाई और कजन्स। एक खाप पंचायत लीडर को क्रिमिनल कंस्पिरेसी में दोषी मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। और जब मनोज और बबली को किडनैप किया गया, उस समय जो आदमी उस गाड़ी को चला रहा था, जिस गाड़ी में मनोज और बबली को लेकर गए, उस ड्राइवर को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। ये डिसीजन इसलिए हिस्टोरिक बन गया क्योंकि इंडिया में पहली बार किसी हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग केस में इतनी सख्त पनिशमेंट दी गई थी। कोर्ट का मैसेज साफ था, कोई भी परंपरा किसी इंसान की जान लेने का लाइसेंस नहीं बन सकता। बाद के सालों में जब केस हायर कोर्ट में गया तो कुछ डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। ये लोग हैं जिसके डेथ सेंटेंस को 20 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया। सुरेश, बबली का भाई, राजेंद्र, बबली का मामा, बारू राम, बबली का एक और मामा, गुरुदेव, बबली का कज़न, सतीश, बबली का एक और कज़न, उसे हायर कोर्ट ने सबूत की कमी की वजह से रिलीज़ कर दिया। गंगाराज, जो खाप पंचायत के लीडर थे जिसे कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी, उसे भी रिलीज़ कर दिया। लेकिन एक बात नहीं बदली, कोर्ट ने एक क्लियर कर दिया कि मनोज और बबली का मर्डर एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस था और इससे इज्जत का नाम देकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक सिंबॉलिक मैसेज था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एडल्ट को अपनी मर्जी से जीने और शादी करने का अधिकार देता है, और अगर कोई इस अधिकार को हिंसा के जरिए छीनने की कोशिश करेगा तो उसका हिसाब कानून करेगा। लेकिन क्या इस वर्डिक्ट के बाद ऑनर किलिंग्स खत्म हो गई? इसका जवाब है नहीं। आज भी इंडिया के कई हिस्सों से ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मनोज और बबली का केस एक रेफरेंस पॉइंट बन गया क्योंकि उनकी कहानी ने देश को एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। क्या इज्जत सच में किसी इंसान की ज़िंदगी से बड़ी हो सकती है? और शायद इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मनोज और बबली आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक ट्रैजिक लव स्टोरी बनकर नहीं रह गई। ये इंडियन लीगल हिस्ट्री का एक लैंडमार्क बन गया। एक ऐसी कहानी जहां 2 यंग लोगों ने अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की कोशिश की और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन उनकी मौत के बाद जो लीगल बैटल लड़ी गई, उसने एक बात हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर लिख दी, ट्रेडिशन की अपनी जगह हो सकती है लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर आज आप हरियाणा के उस इलाके से गुजरे तो शायद आपको
को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखे। खेतों में फसल लहरा रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, चौपाल पर लोग चाय पीते हुए बात कर रहे होंगे और पहली नज़र में शायद कोई भी ये अंदाज़ा ना लगा सके कि इसी ज़मीन ने कभी इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल ऑनर किलिंग केसेस में से एक को देखा था। वक्त आगे बढ़ गया, नई जनरेशन्स आ गई, लेकिन कुछ कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती। मनोज और बबली की कहानी उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ दो लोगों की लव स्टोरी नहीं थी, ये दो सोचों की टक्कर थी। एक तरफ सदियों पुरानी सोशल बिलीफ्स और दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के बाद ऑनर किलिंग्स पर नेशनल लेवल पर डिस्कशन और भी तेज हुआ। कोर्ट ने कई जजमेंट में ये एम्फसाइज किया कि दो एडल्ट्स को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है और किसी भी एक्स्ट्रा लीगल बॉडी को उनके खिलाफ हिंसा या दबाव का अधिकार नहीं है। लेकिन कानून बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है और सोच बदलने में कभी कभी पूरी पीढ़ियाँ लग जाती है। शायद इसीलिए आज भी जब कोई यंग कपल अपनी मर्जी से शादी करता है तो देश के कई हिस्सों में उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी है। जब किसी इंसान को बचपन से ये सिखाया जाता है कि फैमिली की इज्जत सबसे ऊपर है, तो कई बार वो ये भूल जाता है कि इज्जत का मतलब किसी की ज़िंदगी छीन लेना नहीं हो सकता। और जब सोसाइटी किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता, तो सबसे पहले इंसानियत हार जाती है। मनोज और बबली शायद सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहते थे, एक छोटा सा घर, एक पीसफुल फ्यूचर और एक ऐसी दुनिया जहाँ उन्हें हर रोज़ अपने प्यार का जस्टिफिकेशन ना देना पड़े। उनके वो सपने कभी पूरे नहीं हुए, लेकिन उनकी कहानी ने हज़ारों लोगों को एक सवाल पूछने पर मजबूर ज़रूर किया। क्या हम किसी इंसान को उसके डिसीजन से जज कर सकते हैं या उसकी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा कीमती है? एक बार सिर्फ एक मिनट के लिए इमेजिन करो, अगर जून 2007 का वो दिन कभी आया ही नहीं होता तो शायद आज मनोज और बबली की शादी को लगभग 20 साल हो चुके होते। शायद उनके बच्चे स्कूल जा रहे होते, शायद मनोज अपनी फैमिली के साथ किसी छोटे से घर में चाय पी रहा होता। रियलिटी सिर्फ इतनी है कि दो यंग लोग जिन्हें इंडियन कानून ने हस्बैंड और वाइफ माना, उन्हें सोसाइटी के कुछ लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एक केस हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल साइकोलॉजिकल सच भी दिखाता है। जब किसी इंसान की आइडेंटिटी सिर्फ उसकी फैमिली, जात या कम्युनिटी से डिफाइन होने लगती है तो कई बार उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म होने लगती है। उसके अपने डिसीजंस, उसके अपने सपने और उसकी अपनी खुशियाँ सब सेकेंडरी हो जाती है। तब लोग ये सोचने लगते हैं कि उन्हें किसी और की लाइफ कंट्रोल करने का हक है। मनोज और बबली के केस में एक तरफ सदियों पुरानी मान्यता और दूसरी तरफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का पर्पस किसी ट्रेडिशन या कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है। हर सोसाइटी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं और किसी भी क्राइम की जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की होती है जो उसमें शामिल होते हैं। इस कहानी का असली लेसन सिर्फ इतना है, जब भी सोसाइटी और कानून एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाए तो किसी भी इंसान की जान कभी दांव पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि डिसएग्रीमेंट का जवाब हिंसा नहीं होता और इज्जत का मतलब कभी किसी की लाइफ खत्म कर देना नहीं हो सकता।